नमस्कार रेल साथियों। इस वीडियो में लिया है हमने राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किसी न किसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का हिस्सा होते हैं और इन 10 प्रश्नों का लेने का मतलब यही है और अलग से वीडियो बनाने का यही प्रयोजन है कि राजभाषा जो टॉपिक है वो पेपर का 10% होता है, आप ये सभी जानते हैं। और ये जो 10 प्रश्न होते हैं ये आपके जूनियर क्लर्क में भी 10 प्रश्न आते हैं, सीनियर क्लर्क में भी 10 प्रश्न आते हैं, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर में भी 10 प्रश्न आते हैं और आपके जेई इंटरमीडिएट हो उसमें भी आपके 10 प्रश्न आते हैं, जेई रैंकर कोटे का प्रश्न पत्र हो उसमें भी 10 प्रश्न आते हैं और जो आपके ग्रुप बी अधिकारी के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है उनमें भी राजभाषा आती है। तो राजभाषा एक ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो 10 प्रश्नों का समावेश करना और वो भी किसी न किसी पेपर का हिस्सा करना, इसका मकसद सीधा सा है कि आपको डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों से तैयारी कराया जाए, ऐसे प्रश्नों से रूबरू करा जाए जिसका सीधा सामना आपको एग्जाम हॉल में करना पड़े। और दूसरी चीज, उससे आपको एक राजभाषा टॉपिक का एरिया पता लगे और पता लगे कि किस प्रकार से राजभाषा टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्नों को हम देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो राजभाषा के 10 प्रश्न हम देख लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए और सभी के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम जो राजभाषा का पहला प्रश्न है इस पेपर का। ये हुबली डिवीजन का पेपर है, जेई मैकेनिकल का 25% कोटा का है। उसमें से अपन ने ये 11 फरवरी 2021 को कंडक्ट हुआ था। साथियों, मैं आपको मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि चाहे आप किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, सीनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क है, OS है, CSWI है, SNWI है, ग्रुप बी अधिकारी हैं, जो ये रेलवे बोर्ड का लेटर था 16/12/2018 का, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र किए गए हैं। उसके पहले सब्जेक्टिव थे। तो मेरी सोच और मेरे विचार, मेरी एडवाइस आपको यह है कि आप 2022, 2021, 2020 इन, वैसे तो यदि आप 5 ईयर्स ले लेते हैं तो सबसे बढ़िया है। 2018 में तो ये लागू हुआ था, तो 18 में तो आपको गिनने, मेरे हिसाब से गिनना ठीक नहीं है, क्योंकि 2016-12-2018 को ये आदेश जारी हुए थे रेलवे बोर्ड के लेटर के थ्रू। तो उस समय ऑब्जेक्टिव का प्रावधान आया था 16/12/2018 को कि जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होगी रेलवे की वो सारी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। तो उसके बाद 2019, 2020, 2021 और 2022 का ये लगभग जुलाई अगस्त चल रहा है। तो 8 महीने ये हो गए, यानी 4.5 साल हो गए। तो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डिपार्टमेंटल रेलवे की किसी परीक्षा तैयारी हो, मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस दी जाती है कि जो 2019, 2020, 2021, 2022 का ये अगस्त चल रहा है, तो यहाँ तक के जितने भी आप जिस 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 पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट के जो पिछले 3-4 साल के जो पेपर हैं, उन सारे पेपरों का अपने स्टडी में उन पेपर्स को, उनके सोल्ड पेपर्स को अवश्य शामिल करें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारा पढ़ लेने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और आप RRB, RRC से आए हुए रेल साथी हैं। तो मेरे
जो मेरा दृष्टिकोण आपके बारे में है वो दृष्टिकोण ये है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और अपने लाखों साथियों को आप पछाड़ के आए हैं, कंपटीशन में उनसे आगे निकल के आए हैं। तो नो डाउट कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। मेरे नज़रिए में आप बहुत इंटेलिजेंट है। तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आप जानते भी हैं, लेकिन ये मेरा यहाँ ड्यूटी बनती है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि जब मैं ये आपके सामने इस तरह का काम कर रहा हूँ ताकि मेरे सहयोग से या मेरे मार्गदर्शन से आपका, यदि आपका प्रमोशन होता है मेरे सहयोग से या मेरे मार्गदर्शन से आपका प्रमोशन होता है, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है। इससे मेरे को खुशी मिलती है और मुझे एक अच्छा फील होता है कि मैं आप लोगों के काम आया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप पिछले 2-3 सालों के पेपर्स, जो सोल्ड पेपर्स हैं, उनको अपने अध्ययन में जरूर शामिल करें। उससे आपको टॉपिक का पता चलेगा और आपको जो प्रश्न पत्र है ऑब्जेक्टिव टाइप का मिलेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का ही अभ्यास करें और एक आपको एरिया का पता लगेगा, टॉपिक का पता लगेगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, किससे नहीं आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न उठाए जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। तो यदि आप पिछले प्रश्न पत्रों के सोल्ड पेपर्स आप स्टडी में शामिल करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी 50% तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी। तो चलिए अपन यहाँ चलते हैं, प्रश्न नंबर फर्स्ट में चलते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ राजभाषा का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान का जो भाग 17 है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भाग 17 है, भाग आपका जो पार्ट 17 है, उसमें आपके 343 से और 351 तक आते हैं। तो आप ये काउंट कर लीजिए, ये 343 से 351 तक ये 9 अनुच्छेद हो जाते हैं, यानी कि 9 आर्टिकल हो जाते हैं। ये आपके 9 आर्टिकल हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? इनमें आपका 343 है जो आपके संघ की राजभाषा से है, जिसमें संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी, और इसमें जो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, जो वो अंतर्राष्ट्रीय रूप अंकों का वो मान्य होगा, तो ये 343 में है। फिर आप 344 की बात करें तो उसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के गठन से संबंधित है 344। 345 है जो आपके 345 है वो आपके राज्यों की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है। और 346 जो आपका है, 346 जो आपका है वो आपके राज्यों या किसी राज्य और संघ के बीच पत्राधिकारी की भाषा से संबंधित है। 347 है जो आपके 347 है वो आपके किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त करने से है। और 348 है वो आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिनियमों, विधेयकों को आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषाओं से संबंधित है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी भाषा के यूज से संबंधित है। 349 जो आपका है, 349 जो आपका है वो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया से संबंधित है। और 350 जो आपका है, 350 जो आपका वो यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग करने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें क और ख दो होते हैं 350 में। उसमें क आपके मातृभाषा में शिक्षा से संबंधित है और भाषा अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित ख है। और 351 जो आपका है वो हिंदी के प्रसार विकास और बढ़ावे के लिए है। तो मैंने आपको यहाँ 343 से 351 तक बता दिए। तो ये 9 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 9 होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे है जो 102 है वो है संविधान के भाग 17 में कितने अध्याय हैं? तो जो संविधान का जो भाग 17 है उसमें 4 अध्याय और 9 लेख हैं। 9
9 लेख, ये आप ध्यान रखें। भाग 17 में 4 अध्याय और 9 लेख है, पूछा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। 4 अध्याय और 9 लेख इसमें है, तो आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी चैप्टर्स आर 3 इन पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका 4 आ जाएगा। 4 अध्याय और 9 लेख। और ये जो प्रश्न नंबर 103 है, ये बहुत अच्छा सुपरहिट प्रश्न है, आता रहता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपका है, राजभाषा नियम कब पारित किया गया था। तो राजभाषा जो नियम था वो आपके पारित किया गया है 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया है। और इसकी जो दूसरी खास बात वह यह है कि इसमें 12 नियम बनाए गए हैं, इसमें 12 नियम बनाए गए हैं। और जो तीसरी बात है वो ये है कि ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है, ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है। पहली बार ये आपके 9 अक्टूबर 1987 को संशोधित हुआ था। उसके बाद ये दूसरी बार आपके 2007 में संशोधित हुआ था। उसके बाद ये तीसरी बार आपके 2011 में संशोधित हुआ था। और चौथी बार ये आपके 2016 में संशोधित हो चुका है। तो इस प्रकार से अब तक ये 4 बार संशोधित हो चुका है। ये जो एक्स्ट्रा मैंने बताया ये भी आप याद रखने हैं, और इनमें से प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। और यदि आप राजभाषा की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत अच्छी तरह से आप पकड़ पा रहे होंगे, ऐसा मेरी सोच है, ऐसा मेरे निजी विचार हैं, और आप समझ भी पा रहे होंगे। व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड, तो ये आपके 17 जुलाई 1976 1976। ऑप्शन ए योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए 104 की बात करते हैं। यहाँ जो प्रश्न पूछा है, जो 104 नंबर का जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि राजभाषा नियमों के अनुसार तमिलनाडु किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मैंने अभी ऊपर के प्रश्न में इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो तमिलनाडु ना तो ए क्षेत्र में आता है, ना बी में आता है, और ना सी रीजन में आता है। ये रीजन ए का मतलब है कै क्षेत्र बोल सकते हैं आपको। रीजन बी ये अंग्रेजी के अनुसार है, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु के लिए पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु फॉल्स अंडर विच रीजन, तो ये ना तो तमिलनाडु ऑप्शन जो ए है न तो ए में आता है, न बी में आता है, न सी में आता है, ये किसी भी रीजन में नहीं आता है। हिंदी के अनुसार हम बात करें तो ये न तो कै में आता है, न ख में आता है, न ग में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो रीजन ए में आते हैं वो आपके 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 9+2, 9+2 यानी 11 इसमें आते हैं। और 6 आपके 3 और 3, 6 आते हैं आपके ख क्षेत्र में, जिसको बी रीजन आप बोल सकते हैं। तो 11+6 17, तो ये हो गए क और ख के, ये हो गए आपके क और ख के। बाकी तमिलनाडु को छोड़ करके, बाकी तमिलनाडु को छोड़ करके सारे सी क्षेत्र में आते हैं, या सी रीजन में आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी के अनुसार सी रीजन में ये आते हैं तमिलनाडु को छोड़कर। अब कै में दो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 9 में जो आपके आते हैं वो आते हैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये सभी आपके कै क्षेत्र में आते हैं। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तरांचल,
ये सभी आपके क क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद हम ख, ये 9 और 2 11 हो जाते हैं। उसके बाद हम ख क्षेत्र की बात करें तो ख क्षेत्र में आपके एक ट्रिक है, पंगु चंद्र मदान। पंगु चंद्र मदान। तो इस ट्रिक में आपका जो पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 तो हो गए राज्य, और चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली और दमन दीप समूह, ये 3 हो गए आपके संघ राज्य शासित क्षेत्र। तो ये 6 इसमें आ जाएंगे। तो 11 क में और 6 ख में, यहाँ ए रीजन में 11 और बी रीजन में 6, तो 17 तो ये ए और बी में आ जाते हैं, ए प्लस बी रीजन में आ जाते हैं। बाकी सी में तमिलनाडु को छोड़कर सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका 104 में आंसर होगा वो नॉन ऑफ द अबव होगा। चलिए प्रश्न नंबर 105 है, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका सुपरहिट प्रश्न है। इसमें हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, जो कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। अब ये जो प्रश्न नंबर 106 है साथियों, ये केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो वैसे ये पाठ्यक्रम तो 4 होते हैं। प्रबोध आपका प्रबोध है एक तो, और एक प्रवीण है, और एक प्रज्ञा है, और एक पारंगत है। पाठ्यक्रम ये यहाँ 4 हैं, लेकिन जो प्रज्ञा और पारंगत है इसको एक ही माना गया है। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो इनको एक ही माना गया है। तो जो आपका प्रबोध है इसको प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, और ये आपके प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी इसको कहा जाता है, और ये आपके प्राइमरी लेवल का होता है, प्राइमरी लेवल का होता है। प्रवीण और इसका जो कार्य दिवस है वो 25 डेज का होता है, 25 डेज का। प्रवीण होता है जो आपके 20 डेज का कार्य दिवस होता है, और ये आपके ये प्राइमरी लेवल का होता है, ये मिडिल लेवल का होता है, जिसको मिडिल लेवल आप बोल सकते हैं 5वीं से 8वीं, और इसको बोल सकते हैं पहली से 1 से 5 तक। उसी प्रकार प्रज्ञा और पारंगत आपका सेकेंडरी लेवल का होता है, और इसके जो कार्य दिवस होते हैं वो 15 डेज होते हैं, और ये 8वीं से 10वीं तक के बीच होता है। तो पाठ्यक्रम यहाँ 3 ही संचालित होते हैं, पाठ्यक्रम यहाँ 3 ही संचालित होते हैं, और इनकी परीक्षा साल में 2 बार होती है। परीक्षा साल में 2 बार होती है, पहली बार एक बार ये मई और दूसरी बार नवंबर में होती है, ये आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत है, इनमें जो प्रज्ञा और पारंगत है वो एक ही है। इस हिसाब से यहाँ 3 हम लेंगे तो 3 यहाँ 3 पाठ्यक्रम है। तो ये आपके पाठ्यक्रम ये 4 हैं, लेकिन इनको एक ही माना गया चौथे को, इसलिए अपने यहाँ 3 ऑप्शन लेंगे। तो 3A में है, तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इनके जो पुरस्कार राशि की बात है, यदि आप इनमें 70% से ऊपर अंक लाते हैं तो इनमें प्रज्ञा के लिए 2400 रुपये है, प्रज्ञा के लिए 2400 रुपये है, और प्रवीण के लिए 1800 रुपये है, प्रवीण के लिए 1800 रुपये है, और 1600 रुपये आपके प्रबोध के लिए है। जब आप इनकी एग्जामिनेशन में परीक्षा में 70% या 70% से अब वो अंक लाते हैं, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखें। चलिए, तो यहाँ आंसर आपका 3 पाठ्यक्रम हो जाएगा, नो डाउट। चलिए 107 है, हिंदी में उपन्यास और कहानी की किताबें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो हिंदी में उपन्यास, कहानी, नाटक, गद्य पद्य संग्रह, कविता, इन सब के लिए प्रेमचंद पुरस्कार आता है।
और प्रेमचंद पुरस्कार जो आता है वो आपके बी ऑप्शन में है, प्रेमचंद पुरस्कार। और इसकी जो प्रथम राशि होती है वो 20,000 होती है, ये भी आप ध्यान में रखें। और जो सेकंड राशि होती है वो 10,000 रुपये होती है। और जो थर्ड राशि होती है वो आपके 7,000 होती है। तो चलिए यहाँ प्रेमचंद पुरस्कार आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये राशि होती है जो आपके LBS लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार के लिए भी यही सेम राशि है, और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए भी यही सेम राशि है। तो तीनों पुरस्कारों के लिए आप ये रख सकते हैं। यहाँ मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो दिया जाता है वो काव्य लेखन के लिए दिया जाता है, और जो LBS पुरस्कार दिया जाता है वो तकनीकी विषयों में टेक्निकल पुरस्कार। देखिए यहाँ से पकड़िए इसको, टेक्निकल यहाँ से पकड़िए। तकनीकी विषयों में जो पुरस्कार, हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन तकनीकी विषय पर जो पुस्तक लिखी जाती है उसके लिए LBS लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि भी यही सेम होती है। और जो आपके इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार होता है वो हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए दिया जाता है, लेकिन इसमें उसमें अंतर यह है कि ये टेक्निकल के लिए दिया जाता है। वो भी हिंदी में मौलिक पुस्तक के लिए ही दिया जाता है, लेकिन ये टेक्निकल आ जाता है, इसलिए LBS हो जाता है। उसमें इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में राशि अलग है। उनकी फर्स्ट पुरस्कार की राशि 60,000 है, और द्वितीय पुरस्कार की राशि 45,000 है, और तृतीय की 30,000 है। और ये 2014 से ये राशि लागू है। इससे पहले ये 30,000 नहीं 40,000 और 30,000 और 20,000 थी। तो चलिए पुरानी से कोई मतलब नहीं है, तो चलिए चलते हैं 108 में चलते हैं। घ क्षेत्र से ख और घ क्षेत्रों को भेजे जाने वाले हिंदी में पत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? 60, 55, 100, 90। तो ये 55 है साथियों, ध्यान रखिएगा, घ क्षेत्र से। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो राजभाषा अधिनियम था वो 10 मई 1963 को बना था, और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को संशोधित हुआ था। और ये आपके जो धारा 3(3) है ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो यहाँ 3(3) के तहत आने वाले जो दस्तावेज है वो 14 दस्तावेज होते हैं, जो कि हिंदी एंड अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होते हैं। तो ये जो 14 दस्तावेज है इनके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो इनके लिए निर्धारित लक्ष्य 100% है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है साथियों, व्हाट इज द एडिशनल वेटेज गिवन टू ए नॉन हिंदी स्पीकिंग एम्प्लॉय फॉर असेसिंग अवार्ड्स अंडर 10,000 वर्ल्ड अवार्ड स्कीम? किसी गैर हिंदी भाषी कर्मचारी को 10,000 शब्दों की पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करने के लिए अतिरिक्त वेटेज क्या दिया जाता है? तो यह आपको 20% दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ वेटेज अप टू 20% यानी 20। ऑप्शन सी आपका ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये थे राजभाषा के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इन प्रश्नों के अध्ययन से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए पेपर के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय रेलवे।